चलिए आज बात करते हैं नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन की एक बहुत ही कमाल की किताब द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन के बारे में। ये किताब यकीन मानिए भारत की पहचान को एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से हमारे सामने रखती है। एक ऐसा नजरिया जिसके बारे में शायद हमने ज्यादा सोचा भी नहीं होगा। अच्छा, जब हम भारत के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? आमतौर पर अध्यात्म, शांति, है ना? लेकिन क्या यही पूरी कहानी है? अमर्त्य सेन यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल उठाते हैं। वो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि कहीं भारत की असली पहचान बहस, संवाद और तर्क-वितर्क की एक बहुत पुरानी, बहुत मजबूत परंपरा में तो नहीं छिपी है। तो आज के सफर में हम क्या क्या समझने वाले हैं? हम देखेंगे कि भारत की असली पहचान क्या है, फिर हम बात करेंगे तर्क की सदियों पुरानी परंपरा की, जानेंगे कि लोकतंत्र और विविधता की जड़ें कहाँ हैं और न्याय के लिए आवाज उठाने में इसकी क्या भूमिका है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, आज के दौर में ये सब क्यों मायने रखता है। तो चलिए सबसे पहले मुद्दे पर आते हैं। भारत की असली पहचान क्या है? अमर्त्य सेन सीधे सीधे उस आम सोच को चुनौती देते हैं जो कहती है कि भारत बस एक आध्यात्मिक और शांत सभ्यता है। वो कहते हैं रुकिए, एक दूसरी तस्वीर भी है। और वो तस्वीर ये है। सेन का जो सबसे बड़ा तर्क है वो ये कि भारत की पहचान की जड़ें बहस, संवाद और सार्वजनिक तर्क में बहुत बहुत गहरी हैं। मतलब ये हमारी संस्कृति की नींव है। और ये कोई पश्चिम से आया हुआ कॉन्सेप्ट नहीं है, नहीं, ये हमारी अपनी हजारों साल पुरानी विरासत का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। ठीक है, ये दावा तो बहुत बड़ा है, पर इसका आधार क्या है? मतलब क्या सबूत हैं इसके? चलिए आप जरा उन ऐतिहासिक सबूतों पर एक नजर डालते हैं जो अमर्त्य सेन हमारे सामने रखते हैं। अच्छा, एक बात साफ कर लेते हैं। जब सेन तर्कपूर्ण भारतीय या आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन कहते हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम झगड़ालू हैं। नहीं, इसका मतलब है एक ऐसी संस्कृति जो सार्वजनिक मुद्दों पर तर्क करना जानती है, जो असहमति जताने से डरती नहीं और जो बातचीत के जरिए हल निकालने में विश्वास रखती है। और ये परंपरा, ये कोई नई नहीं है, ये तो हजारों साल पुरानी है। सोचिए, प्राचीन भारत में बौद्ध परिषदें होती थीं, जहां भिक्षु घंटों तक सिद्धांतों पर बहस करते थे। फिर मौर्य काल में सम्राट अशोक का नैतिक तर्क पर जोर देना, और उसके बाद मुगल काल में सम्राट अकबर, उन्होंने तो अलग अलग धर्मों के बीच संवाद का आयोजन किया था। मतलब इसके सबूत हमें इतिहास के हर दौर में मिलते हैं। सम्राट अकबर का जिक्र आया है तो उनका एक बेहतरीन उदाहरण लेते हैं। उनकी सुलह एक कुल की नीति, इसका मतलब था सबके साथ शांति। उन्होंने एक ऐसा मंच बनाया था, एक ऐसी जगह जहां अलग अलग धर्मों के विद्वान एक साथ आकर एक दूसरे से चर्चा कर सकते थे। सोचिए उस जमाने के लिए ये कितना बड़ा, कितना क्रांतिकारी विचार रहा होगा। तो ये तो हुई इतिहास की बात। अब सवाल ये उठता है कि बहस की ये परंपरा आज के आधुनिक भारत की नींव कैसे बनती है। चलिए इसे समझते हैं। देखिए, एक आम धारणा है कि लोकतंत्र और सेक्युलरिज्म जैसी चीजें मानो पश्चिम से मिला कोई तोहफा है, हमें अंग्रेजों से मिली हैं। लेकिन अमर्त्य सेन इस पूरी सोच को ही पलट देते हैं। वो कहते हैं नहीं, इन सभी मूल्यों की जड़ें असल में भारत की अपनी सार्वजनिक बहस और अलग अलग विचारों को स्वीकार करने की सदियों पुरानी परंपरा में हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि सेन के लिए लोकतंत्र का मतलब सिर्फ 5 साल में एक बार जाकर वोट डालना नहीं है। नहीं, लोकतंत्र की असली नींव है सार्वजनिक तर्क, मतलब नागरिकों के बीच लगातार चलने वाली बातचीत, बहस, संवाद। यही चीज है जो किसी भी लोकतंत्र को असल में जिंदा रखती है। और ये बहस की परंपरा सिर्फ राजनीति या लोकतंत्र तक ही सीमित नहीं है। इसका एक और बहुत बड़ा पहलू है, सामाजिक न्याय। ये न्याय हासिल करने का भी एक बहुत ही शक्तिशाली जरिया है। कैसे? जरा सोचिए, जब बहस होती है, जब संवाद होता है, तो जो समुदाय हाशिए पर हैं उन्हें अपनी बात रखने का, अपनी आवाज उठाने का मौका मिलता है। यही बहस है जो जाति और लिंग भेद जैसी गहरी असमानताओं को चुनौती देती है। हमारे जितने भी समाज सुधारक हुए हैं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने रूढ़िवादी विचारों पर सवाल उठाने के लिए तर्क का ही तो इस्तेमाल किया था, और इसी से सामाजिक बदलाव का रास्ता बना। सेन का तर्क यहां पर बहुत सीधा और साफ है। वो कहते हैं कि अन्याय तब तक बना रहता है जब तक कुछ आवाजों को दबाया जाता है, जब तक उन्हें सार्वजनिक चर्चा से बाहर रखा जाता है। इसीलिए न्याय के लिए बहस का होना, संवाद का होना बहुत जरूरी है। तो ये सब बातें तो हो गईं, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, ये सब आज के समय में हमारे लिए क्यों जरूरी है? देखिए, हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां समाज में ध्रुवीकरण, मतलब पोलराइजेशन और असहिष्णुता बढ़ रही है।
ऐसे में संवाद और तर्क की अपनी इस सदियों पुरानी परंपरा को फिर से अपनाना, उसे मजबूत करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। यही हमें कट्टरपंथ से लड़ने का रास्ता दिखा सकती है। अब किसी भी विचार को पूरी तरह समझने के लिए उसकी आलोचनाओं को भी जानना जरूरी होता है। तो सेन के काम की भी कुछ आलोचनाएं हैं। जैसे कुछ लोगों का मानना है कि वो अशोक और अकबर जैसे कुछ चुनिंदा लोगों पर ही जरूरत से ज्यादा ध्यान देते हैं। कुछ का ये भी कहना है कि उनके विचारों में एक खास तरह का राजनीतिक झुकाव दिखता है। और चूंकि ये किताब असल में निबंधों का एक कलेक्शन है, तो कहीं कहीं बातें रिपीट होती हुई भी लगती हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? सबसे जरूरी बात जो हमें याद रखनी है वो ये कि तर्क का मतलब लड़ाई झगड़ा या संघर्ष नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक साझा अभ्यास है, साथ मिलकर सोचने और समझने की एक प्रक्रिया। और यही प्रक्रिया एक न्यायपूर्ण और स्वतंत्र समाज की नींव होती है। तो ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। एक ऐसा सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए। आज की इस दुनिया में हम अपनी तर्क और संवाद की इस कीमती विरासत को न सिर्फ जिंदा रख सकते हैं, बल्कि इसे और मजबूत कैसे बना सकते हैं। पश्चिमी देशों में जब भी भारतीय संस्कृति की बात होती है ना, तो एक बहुत ही खास तरह की छवि दिमाग में आती है। हाँ, एक वो बहुत ही शांत और ध्यान मगन सी छवि। एग्जैक्टली। मतलब ऐसा लगता है जैसे ये कोई धूप बत्ती की खुशबू से महकता हुआ योग रिट्रीट है, जहां हर कोई बस आंखें बंद करके परम शांति की तलाश में बैठा है। सब कुछ एकदम स्थिर है, मौन है, किसी को किसी चीज से कोई शिकायत ही नहीं है। ये एक बहुत ही सुकून देने वाली तस्वीर है। लेकिन देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी भी पैदा करती है। बिल्कुल। मतलब ये मान लेना कि ये बस एक आध्यात्मिक भूमि है जहां सब कुछ पहले से तय है और कोई स्थापित नियमों पर सवाल नहीं उठाता। ये असल में इतिहास को पूरी तरह से नजरअंदाज करना है। और यही आज के इस विस्तृत अध्ययन का मुख्य विषय है। हम आज अमर्त्य सेन की मशहूर किताब द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन और भारतीय बहुलवाद पर उनके निबंधों पर चर्चा कर रहे हैं। और जब हम इन स्रोतों को खंगालते हैं तो वो योग रिट्रीट वाली छवि पूरी तरह टूट जाती है। सही कहा। उसकी जगह जो तस्वीर उभरती है वो एक बहुत ही हलचल भरे जीवंत डिबेटिंग हॉल की है। हाँ, एक विशाल वैचारिक अखाड़ा। बिल्कुल, एक ऐसा अखाड़ा जहां हजारों सालों से हर विचार, हर सिद्धांत और हर नियम पर खुलकर और कई बार बहुत ही तीखी बहस होती आ रही है। तो हमारा मकसद आज इसी केंद्रीय विचार की गहराई में उतरना है कि भारत का जो आधुनिक लोकतंत्र है या धर्मनिरपेक्षता का जो ढांचा आज हमें दिखता है, वो केवल ब्रिटिश शासन की छोड़ी हुई कोई विरासत नहीं है। ये समझना बहुत जरूरी है। अक्सर आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यों को पश्चिमी देशों का एक उपहार मान लिया जाता है। हाँ, लोग ऐसा ही सोचते हैं। लेकिन गहराई से देखने पर पता चलता है कि ये सार्वजनिक बहस और वैचारिक विविधता की उसी हजारों साल पुरानी परंपरा का नतीजा है। और सूचनाओं की भीड़ वाले इस दौर में ये जानना बेहद प्रासंगिक है कि कैसे आलोचनात्मक सोच ही समाज को कट्टरपन से बचाती है। तो इस वैचारिक डिबेटिंग हॉर्न का दरवाजा खोलने के लिए सबसे प्राचीन ग्रंथों से शुरुआत करते हैं। हाँ, अक्सर ये धारणा होती है कि प्राचीन धार्मिक ग्रंथ केवल आदेश देते हैं। हाँ, कि बस जो लिखा है उसे बिना सोचे मान लो। एग्जैक्टली, अंधभक्ति की मांग करते हैं। लेकिन अगर हम भगवद गीता को ही लें तो वो केवल एक तरफा उपदेश नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो तो कुरुक्षेत्र के मैदान में चल रही एक बहुत ही लंबी और जटिल बहस है। हाँ, कृष्ण और अर्जुन के बीच का वो संवाद भारतीय तर्कशास्त्र की बहुत गहरी नींव रखता है। देखिए, कृष्ण यहाँ कर्म या ड्यूटी के तर्क को बहुत मजबूती से रखते हैं। हाँ, कि परिणामों की परवाह मत करो, बस अपना काम करो। सही कहा। उनका जोर इसी बात पर है कि व्यक्ति को परिणाम सोचे बिना कर्तव्य निभाना चाहिए। यह एक ऐसा दार्शनिक विचार है जिसे पश्चिमी विचारकों ने भी बहुत सराहा है। मतलब टी.एस. इलियट की कविताओं में इसकी गूंज है और अमेरिकी भौतिक विज्ञानी जे. रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने तो इसका बहुत ही गहरा उपयोग किया था। ओपेनहाइमर का उदाहरण यहाँ बहुत दिलचस्प हो जाता है। जब वो परमाणु बम बनाने के प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे तो उनके सामने भी वही नैतिक दुविधा थी जो अर्जुन के सामने थी। बिल्कुल, कि उनके बनाए हथियार से लाखों बेगुनाह लोग मारे जाएंगे। पर ओपेनहाइमर ने खुद को सही ठहराने के लिए कृष्ण के उसी कर्म वाले तर्क का सहारा लिया। उनका सोचना था कि एक वैज्ञानिक के रूप में उनका काम बस तकनीक खोजना है, उसके विनाशकारी नतीजों पर नेता बाद में बहस करते रहेंगे। लेकिन अमर्त्य सेन इस पूरी बातचीत में एक बहुत ही अहम बात की ओर ध्यान खींचते हैं। हम अक्सर कृष्ण के तर्क की भव्यता में
अर्जुन के तर्क को पूरी तरह भूल जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अर्जुन केवल युद्ध से घबराए हुए एक योद्धा नहीं थे, वो बहुत ही गहरे नैतिक सवाल पूछ रहे थे। अर्जुन का सवाल था कि रक्तपात और अपने ही लोगों के संहार से मिलने वाली जीत का आखिर क्या अर्थ है? क्या ऐसी जीत का कोई मूल्य रह जाता है? आज के दौर में देखें तो अर्जुन के ये सवाल कृष्ण के उपदेश से जरा भी कम नहीं लगते। मतलब जब दुनिया आतंकवाद, विनाशकारी युद्धों और परमाणु हथियारों की होड़ में फंसी है, तब अर्जुन का ये पूछना कि क्या इस विनाश के बाद बचने वाली सत्ता का कोई मतलब है, ये सीधे आज की वैश्विक राजनीति पर चोट करता है। बिल्कुल। पर यहाँ एक वैचारिक चुनौती भी सामने आती है। मतलब गीता के अंत में अर्जुन हथियार उठा लेते हैं, है ना? हाँ, युद्ध लड़ते हैं। मतलब साफ है कि कृष्ण का तर्क जीत गया। तो फिर ये सवाल उठता है कि क्या एक हारे हुए तर्क का इतिहास में कोई मूल्य रह जाता है? देखिए, किसी भी स्वस्थ बौद्धिक परंपरा की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि उसमें हारा हुआ तर्क कभी पूरी तरह से मरता नहीं है। अच्छा। हाँ, एक बहस का मकसद सिर्फ एक विजेता घोषित करके फाइल बंद कर देना नहीं होता। अर्जुन की शंकाएं, उनके सवाल इतिहास में एक हारे हुए तर्क के रूप में सुरक्षित रह गए। और यही हारा हुआ तर्क आने वाली पीढ़ियों के विवेक को जगाए रखने का काम करता है। एग्जैक्टली। वो समाज को याद दिलाता रहता है कि भले ही हमने एक रास्ता चुन लिया हो, लेकिन दूसरे रास्ते की चिंताएं आज भी जायज है। ये एक बहुत ही सशक्त नजरिया है। एक हारा हुआ तर्क समाज के लिए एक मॉरल एंकर यानी एक नैतिक लंगर का काम करता है। लेकिन अगर हम इस पूरी तर्क वितर्क की परंपरा को थोड़ा करीब से देखें तो एक और सवाल मन में आता है। वो क्या? अगर ये बहस केवल देवताओं, राजाओं या समाज के कुछ गिने चुने उच्च वर्गीय विद्वानों तक ही सीमित रहती, तो क्या इसे सच में एक बड़े लोकतंत्र की नींव कहा जा सकता था? अगर ऐसा होता तो वो सिर्फ महलों की चार दीवारी के भीतर की एक बौद्धिक कसरत बनकर रह जाती। जो बात इस भारतीय परंपरा को वास्तव में लोकतांत्रिक बनाती है, वो ये है कि सवाल पूछने की ये छूट समाज के सबसे निचले और हाशिए पर मौजूद वर्गों तक गहरी पैठ बनाए हुई थी। मतलब ये सिर्फ एलीट लोगों का खेल नहीं था? बिल्कुल नहीं। मुझे तो ये पूरा ढांचा किसी आधुनिक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जैसा लगता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? ये कैसे? पास एक बेहतर लॉजिक है तो वो सिस्टम में एक नया पैच या बदलाव जोड़ सकता है। अरे वाह, ये उपमा बहुत सटीक है ना? भारतीय सामाजिक और वैचारिक परंपरा भी कुछ वैसे ही ओपन सोर्स लगती है, जहां हाशिए पे खड़े लोग भी अपने तर्कों से सदियों पुराने कोड को चुनौती दे रहे थे। और इस ओपन सोर्स वाले विचार को अगर हम इतिहास के पन्नों में खोजें तो महिलाओं की बौद्धिक भागीदारी इसका एक बहुत ही ज्वलंत उदाहरण है। हाँ, जैसे बृहदारण्यक उपनिषद में गार्गी और महान ऋषि याज्ञवल्क्य के बीच की बहस कोई आम बातचीत नहीं थी। गार्गी एक भरी सभा में जहां सिर्फ पुरुष विद्वान बैठे थे, उठकर इतने तीखे सवाल दागती हैं कि एक समय पर याज्ञवल्क्य को उन्हें शांत रहने के लिए कहना पड़ता है। सच में ये उस दौर के हिसाब से कोई साधारण घटना नहीं थी। बिल्कुल। और अगर महाभारत में द्रौपदी के चरित्र को देखें तो उनकी छवि उस रूढ़िवादी धारणा को पूरी तरह से तोड़ देती है, जिसमें मान लिया जाता है कि प्राचीन महिलाएं हमेशा कोमल और बिना सवाल किए आज्ञा मानने वाली होती थीं। द्रौपदी केवल विलाप करने वाली कोई असहाय महिला नहीं है। वे युधिष्ठिर को धर्म और न्याय के अर्थ पर चुनौती देती हैं। हाँ, वे राजा के कर्तव्यों पर बहस करती हैं। यही वो ऐतिहासिक निरंतरता है जिसका असर आधुनिक काल में दिखता है। मतलब ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि 20वीं सदी की शुरुआत में ही भारत में महिलाओं ने राजनीति में अपनी मजबूत जगह बना ली थी। सरोजिनी नायडू का कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनना इसका एक बड़ा प्रमाण है। बिल्कुल। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये ब्रिटेन में मार्गरेट थाचर के प्रधानमंत्री बनने से लगभग 50 साल पहले की घटना है। क्या बात है। ये इसलिए संभव हो पाया क्योंकि समाज के कोड में, अगर आपकी उपमा का इस्तेमाल करूं, महिलाओं की आवाज पहले से ही दर्ज थी। हाँ, और सिर्फ महिलाएं ही नहीं, अगर हम इसी सिस्टम में मजदूर वर्ग की बात करें तो मध्यकाल का भक्ति आंदोलन तो एक बहुत बड़ा सिस्टम अपडेट था। हाँ, एकदम सही कहा। भक्ति आंदोलन ने इस तर्क वितर्क को संस्कृत के ऊंचे दायरों से निकालकर आम जनता की बोलचाल की भाषा में ला दिया। कबीर जो पेशे से एक जुलाहा थे, रविदास जो मोची का काम करते थे, और सेना जो एक नाई थे। इन विचारकों ने केवल धार्मिक भजन नहीं गाए। नहीं, उन्होंने अपने समय के धार्मिक पाखंड और जातिवाद पर बहुत ही तीखे प्रहार किए। उनके तर्कों की धार इतनी तेज थी कि स्थापित सत्ता को भी उन्हें सुनना पड़ा।
कबीर जैसे जुलाहे ने तो जैसे समाज के ताने बाने को ही अपने शब्दों में बुन दिया। वे डंकी की चोट पर पंडितों और मौलवियों से सवाल करते थे। ये सवाल उठाने और लगातार वापस जवाब देने की संस्कृति तो है। बिल्कुल। और जहां तक मुझे लगता है, जब किसी समाज में सत्ता या धर्म से इस तरह बेखौफ होकर सवाल पूछने की आज़ादी होती है, तो उसका असर केवल समाज सुधार तक नहीं रुकता। आलोचनात्मक सोच धीरे धीरे विज्ञान और तार्किक के दरवाजे भी खोलती है। ये बहुत ही तार्किक विकास है। देखिए, संशयवाद यानी skepticism के बिना वैज्ञानिक प्रगति संभव ही नहीं है। और स्रोतों के अनुसार भारत में नास्तिकता और संशयवाद का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि खुद धर्म का। ये बहुत ही दिलचस्प बात है। ऋग्वेद के नासदीय सूक्त को ही देख लीजिए। एक बहुत ही पवित्र माने जाने वाले ग्रंथ में सृष्टि की रचना को लेकर ही संदेह व्यक्त किया गया है। हाँ, वो पंक्तियां कि शायद ये सृष्टि स्वयं बनी है या शायद नहीं। एग्जैक्टली। उसमें लिखा है कि जो सर्वोच्च आकाश में है केवल वही जानता है, या शायद वो भी नहीं जानता। ये सच में हैरान कर देने वाला है। मतलब एक धार्मिक ग्रंथ खुद अपने ही अस्तित्व के सबसे बड़े सवाल पर एक खुला प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। ये डॉगमा या कट्टरपंथ के बिल्कुल विपरीत है। इसे ही विजातीय विचार या हेटेरोडॉक्सी कहते हैं। और ये सिर्फ वेदों तक सीमित नहीं था। चार्वाक और लोकायत जैसे दर्शन पूरी तरह से भौतिकवादी थे, जो स्वर्ग या नर्क को नहीं मानते थे। हाँ, वे किसी भी पारलौकिक सत्ता को सीधे तौर पर नकारते थे। रामायण में भी जाबाली नाम के एक संशयवादी पंडित का प्रसंग आता है। वे राम को उपदेश देते हैं कि परलोक के नाम पर राज्य मत छोड़ो, केवल उसी पर भरोसा करो जो मानवीय अनुभव के दायरे में आता हो। लेकिन इस संशयवाद का विज्ञान से सीधा कनेक्शन कैसे जोड़ता है? इस पर फ्रांसिस बेकन का एक विचार बहुत सटीक बैठता है। क्या विचार है वो? उनका मानना था कि शंकाओं को सामने रखने के दो बड़े उपयोग हैं। पहला, ये हमें गलतियों और अंधविश्वासों से बचाता है, और दूसरा, यही शंका अंततः हमें नई खोज और सच्चाई की ओर ले जाती है। बिल्कुल सही। और इसी शंका की नींव पर भारतीय वैज्ञानिक प्रगति का महल खड़ा हुआ। हाँ, गुप्त काल के दौरान आर्यभट्ट, वराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त जैसे विद्वानों ने जो गणितीय सिद्धांत दिए, वो उस समय की स्थापित धार्मिक रूढ़ियों से बिल्कुल अलग थे। मतलब आर्यभट्ट ने जब ये कहा कि पृथ्वी गोल है और धुरी पर घूमती है, तो ये धर्मशास्त्रों के खिलाफ जाने वाली बात थी। हाँ, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि गैलीलियो की तरह आर्यभट्ट को अपने विचार रखने के लिए सजा नहीं दी गई। अरे वाह! उन्हें इस विचार को सामने रखने और उस पर बहस करने की जगह मिली। विज्ञान को फलने फूलने के लिए जिस निर्भयता की जरूरत होती है, वो इसी आर्ग्यूमेंटेटिव परंपरा से आई थी। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन इस पूरी वैचारिक आज़ादी को जिंदा रखने के लिए केवल दार्शनिकों या आम जनता का होना ही काफी नहीं है। ऊपर से यानी शासन के स्तर से भी एक सहिष्णुता की जरूरत होती है। बिल्कुल। अगर शासक चाहे तो वो अपनी ताकत के जोर पर किसी भी बहस को रातों रात कुचल सकता है। तो इस बहुलवादी संस्कृति को फलने फूलने के लिए राजाओं का रवैया कैसा रहा? देखिए, सार्वजनिक तर्क की ये संस्कृति तभी संस्थागत रूप ले पाती है जब शीर्ष पर बैठे शासक बहुलवाद को स्वीकार करें। बिल्कुल। प्राचीन काल में सम्राट अशोक और मध्यकाल में मुगल सम्राट अकबर इसके सबसे प्रमुख उदाहरण हैं। इन दोनों ने पब्लिक रीजनिंग को अपने राज्य की नीतियों का आधार बनाया। अकबर का इबादत खाना एक ऐसा ही मंच था जहां अलग अलग धर्मों के लोग बहस करते थे। हाँ, जहाँ हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, जैन और पारसी विद्वान एक साथ बैठकर दर्शन पर लंबी बहसें करते थे। अकबर का यह स्पष्ट मानना था कि आपसी बातचीत से ही समाज में सुलह पैदा की जा सकती है। अब इस ऐतिहासिक चर्चा में कुछ राजनीतिक रूप से जटिल और विवादित विषय भी आते हैं, जिन्हें निष्पक्ष रूप से देखना बहुत जरूरी है। अक्सर मध्यकालीन भारतीय इतिहास को केवल औरंगजेब की असहिष्णुता के चश्मे से देखा जाता है और मान लिया जाता है कि यह पूरा दौर केवल धार्मिक टकराव का दौर था। ऐतिहासिक तथ्यों को उनकी समग्रता में देखना हमेशा महत्वपूर्ण होता है। औरंगजेब का शासनकाल निश्चित रूप से असहिष्णु था और उनके दौर में मंदिर भी तोड़े गए, यह एक ऐतिहासिक सत्य है। हाँ, लेकिन केवल औरंगजेब को पूरे मध्यकालीन शासन का एकमात्र प्रतिनिधि मान लेना इतिहास का सरलीकरण होगा। उसी मुगल काल में अकबर भी हुए और दारा शिकोह जैसे राजकुमार भी थे जिन्होंने उपनिषदों का अनुवाद तक करवाया था। और इसी संदर्भ में औरंगजेब के खिलाफ जो मराठा प्रतिरोध हुआ, खासतौर पर शिवाजी के नेतृत्व में, उसे लेकर भी कई ऐतिहासिक गलतफहमियां मौजूद हैं। बिल्कुल। मुगल दरबार से जुड़े इतिहासकार खाफी खान, जो खुद शिवाजी के आलोचक माने जाते थे, उन्होंने भी अपनी किताब में दर्ज किया है कि शिवाजी का संघर्ष मुगल शासन की राजनीतिक मनमानी के खिलाफ था।
किसी विशेष धर्म के खिलाफ नहीं। सही कहा। स्रोतों के अनुसार शिवाजी कुरान, मस्जिदों और महिलाओं का पूरा सम्मान करते थे। तो अगर हम इन घटनाओं को एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में रखें तो स्पष्ट होता है कि मध्यकालीन इतिहास केवल दो धर्मों के बीच वर्चस्व की लड़ाई नहीं था। यह एक गहरी बहुलवादी संस्कृति थी। सत्ता का संघर्ष वहां था, लेकिन सांस्कृतिक और वैचारिक आदान प्रदान भी लगातार चल रहा था। तो अब इस पूरी चर्चा को समेटते हुए उस अहम सवाल पर आते हैं कि हजारों वर्षों का ये इतिहास, गारबी से लेकर कबीर तक और अशोक से लेकर अकबर तक, ये सब आज के आधुनिक ढांचे के लिए क्यों मायने रखता है? इसका सबसे सीधा असर भारत के आधुनिक लोकतंत्र पर पड़ा है। ये एक आम धारणा है कि लोकतंत्र यहाँ पश्चिम से आया, जैसे अंग्रेजों ने जाते जाते कोई सिस्टम फिट कर दिया हो। हाँ, लोग अक्सर यही मानते हैं। लेकिन अर्थशास्त्री जेम्स बुकानन की लोकतंत्र की एक बहुत ही व्यावहारिक परिभाषा है। वे कहते हैं कि लोकतंत्र का असली अर्थ है आर्ग्यूमेंट बाय डिस्कशन, यानी चर्चा द्वारा तर्क। केवल वोट डालना लोकतंत्र नहीं है, उसके पीछे चलने वाली बहसें लोकतंत्र हैं। और जैसा कि हमने देखा, बहस तो यहाँ सदियों से एक राष्ट्रीय शौक की तरह मौजूद रही है। बिल्कुल। भारत का लोकतंत्र इसलिए इतनी गहराई से जड़ें जमा सका क्योंकि यहाँ के समाज के डीएनए में बहस पहले से शामिल थी। 1977 में जब इमरजेंसी लगाई गई तो यह इसी समाज की वो आर्ग्यूमेंटेटिव रग थी जो फड़क उठी। हाँ, भारत की एक बड़ी आबादी उस वक्त साक्षर नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने चुनावों के माध्यम से उस सत्ता को उखाड़ फेंका। ये इस बात का प्रमाण था कि हजारों सालों से सवाल पूछने का जो अभ्यास चला आ रहा था, उसने आम लोगों को कितना सजग बना दिया था। यही बात भारतीय धर्मनिरपेक्षता पर भी बहुत सटीक बैठती है। अक्सर हम इसकी तुलना पश्चिमी देशों जैसे फ्रांस के मॉडल से करने लगते हैं, जबकि दोनों की जमीन बिल्कुल अलग है। हाँ, फ्रांस की धर्मनिरपेक्षता, जिसे लाइसे कहा जाता है, वो इस बात पे जोर देती है कि सार्वजनिक जीवन से धर्म को पूरी तरह से हटा दिया जाए। एग्जैक्टली। वहाँ सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक प्रतीक पहनने पर भी पाबंदी होती है। वहीं दूसरी ओर भारतीय धर्मनिरपेक्षता का मॉडल तटस्थता पर आधारित है। इसका मतलब ये नहीं है कि राज्य धर्म से नफरत करेगा या उसे छिपा देगा। इसका अर्थ है कि राज्य किसी एक धर्म का पक्ष नहीं लेगा, लेकिन वो समाज में मौजूद सभी धर्मों को समान रूप से स्वीकार करेगा। इसे अगर एक दृश्य के रूप में कल्पना करें तो पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता एक खाली कैनवस की तरह लगती है, जहां राज्य कोशिश करता है कि हर तरह के धार्मिक रंग को मिटाकर उसे बिल्कुल सादा रखा जाए। अरे वाह! लेकिन भारतीय धर्मनिरपेक्षता एक मोज़ैक या एक रंग बिरंगी चित्रकला की तरह है। एक ऐसा विशाल मोज़ैक जहां हर रंग, हर समुदाय अपनी पूरी चमक और पहचान के साथ एक दूसरे के बगल में मौजूद रह सकता है। कोई रंग दूसरे को मिटाने की कोशिश नहीं करता। ये मोज़ेक तभी टिक सकता है जब हर रंग को अपनी बात कहने का अधिकार हो। संवाद, असहमति और सत्ता को वापस जवाब देने की ये जो भारतीय संस्कृति है, जिसे कई बार विदेशी पर्यवेक्षक शोर शराबा मान लेते हैं, वो वास्तव में कोई कमजोरी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक दृढ़ता की सबसे बड़ी ताकत है। तो इस गहन वैचारिक यात्रा के अंत में एक ऐसा विचार सामने आता है जिस पर हमने अभी तक चर्चा तो नहीं की है, लेकिन जो अमर्त्य सेन के इसी विश्लेषण से निकलता है। कौन सा विचार? ये आज के इस बहुलवादी ढांचे पर एक बहुत ही गंभीर सवाल खड़ा करता है। अमर्त्य सेन अपनी पुस्तक में अल्पसंख्यक अधिकारों और पर्सनल लॉ के मुद्दे पर एक बहुत ही सूक्ष्म तर्क प्रस्तुत करते हैं। हाँ, अक्सर भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ जैसी बहसों को केवल धार्मिक पक्षपात के नजरिए से देखा जाता है। लेकिन सेन का तर्क है कि अगर गहराई से देखें तो चाहे वे मुस्लिम कानून हो या हिंदू पारिवारिक कानून, ये दोनों ही अक्सर अपने ही समुदाय की महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ काम करते हैं। ये बहुत अहम बात है। संपत्ति के बंटवारे से लेकर विवाह के नियमों तक ये कानून अनजाने में धार्मिक स्वायत्तता के नाम पर पुरुषों को अधिक ताकत देते हैं। ये सच में एक झकझोर देने वाला विचार है। मतलब ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या एक सच्चा बहुलवादी समाज तब तक पूरी तरह से सफल माना जा सकता है जब तक कि समुदायों को सुरक्षित रखने वाले कानूनी ढांचे ही अनजाने में उन समुदायों के भीतर लैंगिक असमानता को बढ़ावा देते रहें? क्या सिर्फ अलग-अलग धर्मों का एक साथ शांति से रह लेना ही काफी है, या हर समुदाय के भीतर बैठे उस पितृसत्तात्मक ढांचे से भी उसी प्राचीन आर्ग्यूमेंटेटिव तरीके से लड़ना होगा?
ये एक ऐसा प्रश्न है जो सदियों पुरानी उस तर्क वितर्क की परंपरा को आज की सबसे बड़ी चुनौती के सामने लाकर खड़ा कर देता है। बिल्कुल। तो अगली बार जब कोई ये सोचे कि भारतीय संस्कृति का मतलब सिर्फ एक शांत, ध्यानमग्न योग रिट्रीट है जहां कोई सवाल नहीं पूछता, तो ये याद करना दिलचस्प होगा कि उस शांति के पीछे सदियों पुराने डिबेटिंग हॉल की वो गूंज है जिसने इस समाज को सोचना, सवाल करना और एक निरंतर बेहतर लोकतंत्र बनाना सिखाया है। बस इस गूंज को सुनते रहना है और सवाल करते रहना है।